कौन इसे कॉलेज पढ़ाता है? कौन कॉलेज पढ़ाता है? जहाँ तक कल लिखे थे वे लोग क्या पढ़े थे? जय मंडल पढ़े थे ना। अभी हम लोगों ने चारों मंडल के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय पढ़े हैं। तो जहाँ आप लिखे हैं वहीं से पैराग्राफ चेंज कर दिया है। जय मंडल है टॉपिक। पैराग्राफ चेंज कर दिए। एक सवाल लिखिए। एक सवाल में एक प्रश्न। एक प्रश्न विदित होता है कि एक प्रश्न विदित होता है कि विदित विदित मतलब होता है विदित 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 होता है कि जैव मंडल की समय सीमा रेखा क्या है? जैव मंडल की सीमा क्या है? वैसे तो लगभग 90% जीव जंतु पृथ्वी तल पर लगभग 4 किलोमीटर मोटी पट्टी में पाए जाते हैं। इसमें भूतल एवं सतह से संबद्ध सबसे निचला वायुमंडल भी सम्मिलित है। इसका मतलब समझ में आया क्या कह रहा है? जैसे कह रहा है कि अपनी जयमंडल की बात हम कर रहे हैं, तो जयमंडल की सीमा क्या है? कहाँ से जयमंडल है? पूरा आसमान तक है? पूरा पाताल तक है? कहाँ तक है? इसका मतलब यही हुआ। ये कह रहा है कि जयमंडल में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वह उसके लगभग 90% जीव जंतु में सब हम लोग भी आ गए, पशु पक्षी जितने सब आ गए। ये लगभग 4 किलोमीटर की मोटी परत में पाए जाते हैं। इस 4 किलोमीटर में जो भूतल वाला हिस्सा है वहां से लेकर के ऊपर तक की बात कर रहा है। मतलब कि लगभग जयमंडल की अगर हम सीमा की बात करें तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के तल से 4 किलोमीटर तक ये हमारा जयमंडल माना जाता है। उसके ऊपर ये कहना क्या चाह रहा है कि मतलब जहाँ तक हमको पूरी जानकारी है। अब भैया अगर वायुमंडल ऊपर तक भी है, आसमान तक है, तो वहाँ की जानकारी तो हमको है नहीं। जीव जंतु पेड़ पौधे कहाँ तक पाए जाते हैं? यही पाए जाते हैं। 4 किलोमीटर बहुत होता है। 4 किलोमीटर का मतलब हो गया 4,000 मीटर। यहाँ से कम नहीं तो इधर कहाँ से चले जाएगा? कौन सा पेट्रोल पंप है वहाँ? ठीक है। तो ये मतलब ऐसा कहना है कि 90% जीव जंतु जयमंडल के किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अब बताना चाह रहा है कि जयमंडल लोग कहाँ तक मानेंगे? आइए किंतु कुछ विशेष जलीय
जल के जीव 3-4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर की गहराई तक आओ। कुछ आकाश के जीव 5 या 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक या ऊंचाई के पहाड़ों पर भी देखने को मिलते हैं। पहाड़ों पर भी देखने को मिलते हैं। अब तक जो शोध हुई है उसमें अपवाद स्वरूप 8 किलोमीटर की गहराई 8 किलोमीटर की गहराई पर भी जीव पाए गए हैं। महासागरों में तो 8 से 9 किलोमीटर की गहराई पर भी जीव पाए जाते हैं। पृथ्वीवासी या पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ऐसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु इसके इतने आदी हो गए हैं, मतलब आदती हो गए हैं कि ऊंचे उड़ने वाले पक्षी एवं स्वयं मानव भी ऑक्सीजन एवं नमी तापमान एवं वायुदाब के लिए पृथ्वी तल पर लौट आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जैव विकास एवं उसके वितरण के लिए आदर्श दशाएं पृथ्वी से संबद्ध है। पृथ्वी से संबद्ध है 3 से 4 किलोमीटर की मोटी पट्टी पर ही पाए जाते हैं। 3 से 4 किलोमीटर की मोटी पट्टी पर ही पाए जाते हैं। हो गया? देखिए थोड़ा समझिए।
जैसे ये कह रहा है कि जो जलमंडल का एरिया है वो पृथ्वी से संबंध लगभग 3 से 4 किलोमीटर की मोटी पट्टी में सब कुछ या लगभग 90% जीव जंतु पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप ये कह रहा है कुछ जीव जंतु 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे भी पाए जाते हैं और कुछ जीव जंतु जो अपवाद स्वरूप है ऊपर ऊंचाई पहाड़ी पर भी पाए जाते हैं। ये अपवाद स्वरूप है, मतलब जैसे मछली की एक कंडीशन है तो पानी नहीं रहेगी, अगर आप उसको पृथ्वी में ला देंगे तो कुछ देर बाद मर जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो अनुकूल दशाएं हैं जीवन के लिए जल है। उसी तरीके से कुछ ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी हैं कि जिनको बिल्कुल नीचे ही रहना है, और जैसे कछुआ होता है, छोटा वाला कछुआ देखिए, पतला वाला कछुआ, हाँ जो बरसात में निकलता है कछुआ वो वाला होता है, ये केचुआ होता है वो, ठीक है। तो अगर आप उसको बाहर निकालोगे जब तक पानी है तब तक जिंदा रहता है, बाकी मर जाएगा। तो क्या रहता है वो भूतल में रहता है, उसी क्या दशा है भूतल में रहेगा। अभी आप खुदाई करोगे तो अभी हमको आपको लग रहा है कि कुछ आप खुदाई करेंगे, जैसे जैसे नमी नीचे मिलेगी वैसे आपको देखने को कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो जो भी चीजें हैं, और जो जीव जंतु समुद्र में पाए जाते हैं वो 9 से 10 किलोमीटर गहराई में मिलते हैं, ये बात हो गई। तो कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जलमंडल का क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है, वह लगभग हमारे भूपटल से, पृथ्वी पटल से 3 से 4 किलोमीटर तक का है, जिसमें कि 90% लोग पाए जाते हैं या जीव जंतु पाए जाते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पृथ्वी पर रहने के आदी हो गए हैं। हम लोग देखो अभी आपको आसमान में कितना उड़ाएगा, जैसे अभी पहली बार अगर जहाज पे आप नहीं बैठे हो और अभी हम कहें कि चलो तुम लोग को ऐसा करते हैं स्वाति 1 महीना को जहाज पे करते हैं फ्री, पैसा लग जाएगा तो स्वाति कहीं ना सब ठीक है, लेकिन फ्री की बात आएगी तो आप बैठ जाओगे तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद आपको लगेगा अब चलना है, अपना बेड अपना बिस्तर अपनी तकिया अपनी रजाई वही सबसे सुकून है, ठीक है। सही बता रहे, कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे हम पहली बार यूज करते हो चाहे बार बार करते हो, वो एक समय के बाद जब तक 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटे के बाद फिर वो चीज़ें आपको क्या हो जाती है, कितना भी आसान जाओ आपको लगता है कि नहीं हमको वहीं चलना वहीं हमारा घर है। तो कुछ प्राणी कुछ व्यक्ति कुछ जीव जंतु जमीन पर रहने के आदी हो जाते हैं, और वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान, यहाँ का वायु दाब, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ की नमी, यहाँ पर हमारे लोग तो खींच के ले जाते हैं कि कहाँ चलना है, पृथ्वी पर चलना है। इसलिए कहा होता है कि आदमी आसमान चाहे जितना उड़ ले, जिस दिन जमीन से संपर्क उसका टूटेगा तो आसमान में ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। मतलब कि हम लोग चाहे फ्लाइट में चलते हो चाहे हेलीकॉप्टर में चलते हो, उसका रिमोट कंट्रोल कहाँ रहता है, यही तो जमीन पे ही रहता है। एक व्यक्ति राडार के माध्यम से देखता है हमारी जहाज कहाँ जा रही है, मुझे रास्ता बताता है, और जैसे जमीन तो आप जमीन से जुड़े हैं ना, आप 3000 फुट के ऊपर हवाई जहाज से चल रहे हैं, लेकिन उस हवाई जहाज को रास्ता कौन दिखा रहा है, राडार। राडार का नियंत्रण किसके हाथ में, रिमोट किसके हाथ में है, जो एक नासा में इसरो में जो व्यक्ति बैठा हुआ है दूसरे जगह उसके हाथ में, जमीन से जुड़ा है ना। जैसे राडार का कनेक्शन टूटा, अहमदाबाद की तरह आप किसी घर पे किसी छत पे किसी लाज पे आपको कहानी खत्म। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसान कितना भी आसमान में उड़ गए, लेकिन जब जिस दिन वो जमीन से संपर्क तोड़ेगा उस दिन वह 1 मिनट भी आसमान में नहीं रह सकता। इसलिए हम लोग खींच तान के अपने पृथ्वी पर वापस आते हैं। तो ये हमारे जलमंडल की कहानी। आगे लिखिए। हेडिंग डालिए मानो, थोड़ा सा समझ हम अपने हिसाब से बता दें तो हेडिंग डालिए मानो। विदित का मतलब क्या होता है, विदित विदित मतलब कुछ जानना, ठीक है, ज्ञान। एक प्रश्न विदित होता है मतलब जानना चाहता है, इसका मतलब ये होता है विदित करना, या विदित होना जानकार होना, विदित करना मतलब जानकारी लेना। लिखिए। मानव ने
20वीं सदी में प्रकृति के अन्य प्रकृति के अन्य जैविक घटकों में इतनी अधिक दूरी तक प्रवेश किया है कि वह न सिर्फ प्रकृति के संतुलन को ही नष्ट करने लगा है, बल्कि वातावरण में अवांछनीय कार्य भी करने लगा है। क्या होता है अवांछनीय कार्य? क्या होता है? ये कौन सा कार्य होता है? बताओ। मैं पता किसी को नहीं मालूम। जैसे हाँ बताओ। जैसे आप आती है यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, और आप बस 1 मिनट में कभी बता देते सीख जाओगे। कापी किताब के साथ आप क्या करते हो? 10 बजे ज्यादा भी बढ़ो, ठीक है, आपका कस्टमर रास्ते में सेट है, ठीक, गाजा पकड़ाते जाओ, पैसा लेते जाओ। ये कौन सा काम होगा? अवांछनीय कार्य, मतलब गलत कार्य, ठीक, मतलब गलत कार्य। पर्यावरण के साथ अवांछनीय कार्य क्या होगा? पेड़ काट देना, धुआं जला देना, शोर करना, मतलब प्रदूषण करना। ये क्या होता है? पर्यावरण के साथ ये पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। जैसे आप गांजा बेचोगे तो इसको नुकसान करोगे, समाज को, अपनी जाति को, मतलब लड़कियों को। देखो होगा ना भाई, अगर एक लड़का लड़की को गलत कार्य करता है तो उस एरिया में क्या हो जाता है? उसका प्रभाव लोग उदाहरण देने लगते हैं। जैसे हरिश्चंद्र के नाम से कहा जाता है ना कि बड़े राजा हरिश्चंद्र, मतलब कि आप इसका मतलब सत्य बोल रहे हो, एक टोन दिया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी हो। तो इसी तरह से कोई गलत कार्य करेगा तो जो गलत कार्य का मुखिया होता है उसी का नाम लिया जाएगा। ये बनना चाहते हो, वो बनना चाहते हो। तो अवांछनीय मतलब होता है गलत कार्य या गलत कार्य से जो प्रभाव पड़ता है। चाहे जो, अगर समाज की बात हम करें तो ये जो समाज के विपरीत कार्य है उसकी बात कर लेते हैं, वह अवांछनीय कार्य है। और जब हम पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान करने के लिए जो चीज़ें होती हैं कृत्रिम तरीके से जो व्यक्ति करता है, जैसे आग जलाना, धुआं पैदा करना, शोर मचाना, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अवांछनीय कार्य। लिखिए, जहरीली गैसों का विस्फोट, विद्युत अणुओं का दुर्घटना, तेल का सागर तल पर बहाव, दुर्घटना। लिख लो, कुछ होता है। तेल का सागर तट पर बहाव और रिसाव, हाँ, बहाव या रिसाव, और तेल के कुओं में कुबैल जैसी आत्मघाती आग, रासायनिक हथियार, व जहरीला प्रदूषण
जहरीला प्रदूषण आदि से संपूर्ण जीव जगत कांप उठा है। कांप उठा है, गिर गया है। ये किस कारण में आएंगे सब? यही सब अवांछनीय कारण है। क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी तक, उसके पहले मनुष्य बड़ा सही था, जब तक उसके पास हथियार नहीं थे, जब तक उसके पास इकोनॉमी नहीं थी, जब तक उसके पास योग्यता नहीं थी, जब तक उसके पास विधियां नहीं थी, जब तक उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तक इंसान बहुत सादा सीधा खेती करना है, सब्जी रोटी खा लेना है, सो जाना है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, पैसा आया, इंसान का दिमाग खुराफात होने लगा और ये सारी घटनाएं होने लगी। कुवैत की जो कुआं वाली घटना है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो तेल हमें मिलता है, चाहे वो गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल, जो भी तेल है, वो जो खाड़ी देश है वहाँ के कुआं का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ की खोज होती है, तो जैसे ये पूरी पृथ्वी है, तो पानी तो पूरा नीचे नीचे, कहीं कहीं गैस भी है, तेल भी है, पेट्रोल भी है, तो इसका यंत्रों के द्वारा खोज लिया जाता है, पता लगता है कि इस एरिया में कुआं है। तो कुआं है, तो उस कुआं को विधि मशीन के द्वारा क्या करते हैं, उसकी खुदाई की जाती है, फिर वहाँ से तेल गैस जो भी होता है उसको निकाल करके फिर मशीन के द्वारा उसको प्यूरिफिकेट किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है, फिर हमारे यहाँ के उपयोग के लिए लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब चाहे मशीन लगे या ना लगे, या मशीन है तो कम आदमी रहेंगे, और अगर मशीन नहीं तो ज़्यादा आदमी रहेंगे, तो कुआं की खुदाई तो होती है, तो कुएं की खुदाई में, कोयले की खुदाई में, या तेल की खुदाई में दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये एक तरीके से जो हमने आपको बताया था कि ये जोखिम वाले काम होते हैं। यहाँ कभी भी आग लग सकती है, कभी भी भाई जो चट्टानें होती हैं उसको आप देखेंगे, इन चट्टानों को हथौड़ी से थोड़ी तोड़ा जाता है, बड़े बड़े ब्लास्ट बम लगा करके उसको उड़ा दिया जाता है। जब चट्टान हट जाती है तो वहाँ से चीज निकाला जाता है, तो वो उड़ने में, उठने में, बम फटने में कभी कभी आग भी लग जाती है। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति, जैसे आप सोच लीजिए कुआं में अगर आप गए हैं, आप अपने कुआं बात करिए जो हम लोग जिससे पानी निकालते हैं, सोचिए अगर वहाँ पे तेल होता और वहाँ पे अगर आग लग जाए तो आप निकल पाओगे? या हो सकता है 100 लोग 2 लोग निकल जाए, 20 लोग निकल जाए, तो सभी लोग तो नहीं निकल पाएंगे, तो क्लियर है। तो ये सब चीज़ों से जो हमारे जो आदमी था 20वीं शताब्दी बाद ये इतना अंदर तक घुस गया कि प्रकृति का दोहन करने लगा। और दोहन कैसे करने लगा, क्योंकि हमने आपको तरीका बताया। जैसे रासायनिक हथियार क्या होता है, एक हथियार वो होता है कि हम गोली मार दें आपको, या कोई किसी व्यक्ति कोई गोली मार दे तो एक गोली से मार पड़ेगा। रासायनिक में क्या होता है, ऐसे ही थोड़ा पाउडर ऐसे कूद जहाँ जहाँ जाएगा। पहले हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे क्या थे, मतलब बदमाशी करने लायक थे, तो हम लोग एक पेड़ होता था, उसको अगर आप छू दीजिए तो खुजली बहुत तेज होती थी, नाम नहीं पता है जो भी था उसका। तो हम लोग स्कूल जाते थे तो उसको जो है किसी चीज़ से उसको गिरा करके कागज में लेके जाते थे, और जिसको थोड़ा सा परेशान करना होता तो उसको थोड़ा टच कर देते थे। यहाँ खुजली, वहाँ खुजली, यहाँ खुजली। एक बार गलती ही बहुत बड़ी हम लोग से हो गई थी, जैसे लड़कियाँ भी थी, हम लोग शायद 10 उसमें थे, 10 से 11 में आदमी हैं। अब वो कोई साथ हमारे था, वो मतलब उसको पता नहीं कैसे बना के ले आया, जैसे पाउडर टाइप बना दिया था, और उसको लड़कियों तक वैसे ही मतलब कर दिया। मतलब भाई 10-11 लड़कियाँ भी जाते साथ साथ पढ़ती हैं। जैसे अब यहाँ तो BA-BSc में तो कम है, लेकिन उसमें तो हाई स्कूल इंटर तक सभी लोग पढ़ने आते हैं। सभी लड़कियाँ मतलब बिल्कुल एकदम खुजलाते खुजलाते उसमें चिपके दाने करते हैं। तो ये होता है रासायनिक हथियार, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक आदमी पूरे देश को समाप्त कर सकता है। जापान में आप सुने होंगे, नागासाकी और जो परमाणु बम गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी। आज भी वहाँ पे जो पीढ़ी है, या जो लोग उस समय जो बच्चे हैं, या जो अभी जन्म लेते हैं, आज भी वहाँ पर मतलब उसकी विकलांगता, अपंगता, आज भी मतलब उसका असर प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो जो जैविक हथियार होता है ये बहुत तेजी से काम करता है। तो ये सब
काम करता है तो हमारे पर्यावरण को भी नुकसान कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये समाज के अवांछनीय कार्य हैं, जिसके वजह से हम देखेंगे कि जैव मंडल पर किस तरीके का प्रदूषण का काम होता है। देखिए वनस्पति की अंधाधुंध कटाई, वनस्पति की अंधाधुंध कटाई करके कुछ जीवों एवं वनस्पति को समूल नष्ट कर दिया गया है, समूल नष्ट कर दिया गया है। समूल नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा औद्योगिक विकास एवं आधुनिक जीवन शैली के नाम पर उसने वातावरण को दूषित कर बहुत घातक प्रदूषण का विकास किया है। जो स्वयं मानव के लिए ही आत्मघाती बनता जा रहा है, जो स्वयं मानव के लिए ही आत्मघाती बनता जा रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है। हेडिंग करिए, जैवमंडल के घटक। देखिए जैवमंडल के चार घटक हैं, जैव भार, जैव जनित पदार्थ, तीसरा जैव रासायनिक पदार्थ, अगला मानव। प्रथम में मतलब जैव भार में स्वयं प्राणी का द्रव्यमान आता है, जबकि द्वितीय घटक में वह पदार्थ जिन्हें प्राणी निकालता है, जैसे मलमूत्र, जैव खनिज,
इत्यादि। जबकि तीसरे घटक में जीवित एवं मृत जीव, तीसरे घटक में जीवित एवं मृत जीव, मृदा, खनिज, जीवित एवं जीव मृदा, एक मिनट, जीवित एवं मृत, ऐसे लिखिए, फिर से क्या लिख सकते बताइए, एवं मृत और जीव मृदा, इसी को जैविक मृदा कहा जाता है, जीव लिखा है, जीव मृदा, मृदा खनिज व औषधि शैलों का निर्माण करते हैं। हाँ, औषधि चट्टानों का निर्माण करते हैं, चट्टान या शैल दोनों एक चीज है। चौथा घटक मानव स्वयं है, जो कि जैवमंडल का प्रधान घटक है, प्रधान घटक है। इस घटक में मानव जीवों के विकास, विनाश, संशोधन, परिवर्तन एवं जीवन चक्र सभी को प्रभावित करता है। देखिए, जैव भाग में सबसे पहले क्या आता है कि प्राणी। भाई पहला घटक क्या है, जैवमंडल में कौन रहता है, पहले प्राणी रहता है। जब प्राणी रहेगा तो जाहिर सी बात है जिंदा रहने के लिए खाएगा पिएगा, तो उससे जो भी उसके शरीर से जो मल निकलते हैं या जो उसके शरीर से गंध निकलती है या उसके मरने के बाद जो चीजें होती हैं वो किससे पाया जाता है, जैव पदार्थ पाया जाता है। और उसके बाद जिसमें पाया जाता है कि जैसे कि इसमें जो जीव जंतु मर जाते हैं, हमने बताया जीव जंतु में वो भी आएगा जो कौन सा चट्टान में बताया था, मूंगे का चट्टान, वो भी तो आएगा। तो उसी में इसी तो औषधि चट्टान में आपको यह सब देखने को मिलती है। भाई जैसे अगर जो जीव जंतु है वह मर के सड़ गया, गल गया, लेकिन जो कछुआ का जो वो होता है, सिप जो होता है, जैसे कि हमने बताया था कि कौन से दीवार बताया था, मूंगे की चट्टान, वो तो सड़ेगा करेगा नहीं, तो वो जब मरेगा तो क्या होगा, चट्टान बनती चट्टान बनेगी। तो इसमें ये चीजें आती है। चौथे में क्या आएगा, मानव खुद आएगा। अब जब मानव आ गया तो इसमें मानव का विकास, परिवर्तन, संशोधन, सारी चीजें जो होती है, तो ये चार घटक होते हैं। एक में प्राणी आता है, एक में प्राणी से निकलने वाले पदार्थ आते हैं, एक इसको मरने के बाद जो चीजें होती हैं, ठीक है, चाहे खनिज लवण, मृदा, चट्टान, जो भी कुछ लीजिए, उसका निर्माण होता है। और चौथे में मानव खुद आता है, मानव का जो कार्य होता है, मानव का जो विकास होता है, संशोधन, परिवर्तन, इतनी चीजें आती हैं। ठीक, ये टॉपिक थी आपकी। और अगली जो टॉपिक रहेगी हम लोग की, अभी तो हम लोगों ने छोटा छोटा परिचय बनाया है, और हम लोग देखेंगे कि स्तनवर्धन की क्रियाएं कैसे आगे होती हैं, इसको